हेलो स्टूडेंट, आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी व्याकरण को कंप्लीट नॉलेज बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक विद कॉन्फिडेंस के साथ चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें। क्योंकि यदि आपके द्वारा छोटा सा भी हमें लाइक मिलता है तो हमारा एप्रिसिएशन बढ़ जाता है और हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट को स्टडी करके हम आपको क्या करते हैं, कंटेंट अवेलेबल कराते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप फर्स्ट सेकंड क्लास देखें, उसके बाद आप थर्ड क्लास तक घूमो, क्योंकि हर एक क्लास का लिंक है हमारी क्लास में। यदि आप नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को, प्रीवियस क्लास को देखना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लास को रिप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपको बता दें, अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने जेएनबी क्लास 6 के बैच में एनरोल नहीं हुआ है तो सबसे पहले जल्दी जाए और एनरोल हो जाए, क्योंकि अब हमारी रेगुलर क्लासेस आने लगी हैं और यदि आप डिले कर देंगे तो आपकी क्लास बल्क हो जाएगी और आप उसको फिर कवर करना आपके लिए देर हो जाएगी। इसके बाद आपको बता दें, जो हमारी जो एंट्रेंस क्लास है रेगुलर आती है भैया, रेगुलर आपको यूट्यूब पर अभी पेड क्लासेस हम फ्री दे रहे हैं, कुछ समय के बाद ये आपकी प्राइवेट हो जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और प्राइवेट होने से पहले आप इसमें बचें। आप जानते हैं कि इतने सारे कोर्स है, जवाहर, सैनिक, सिरमौर, BHURMS, NTSC ओलंपियाड, कोई भी आप बैच हो, चाहे फाउंडेशन बैच में आप जुड़ सकते हैं, बेसिक लेवल से आपको एडवांस लेवल से। और साथ में आपको बता दें एक अच्छी बात है कि हमारी कोर्स की फैसिलिटी आपको बता दें 2 ईयर ड्यूरेशन है, 2 साल तक आप पूरा कंप्लीट कोर्स देख पाएंगे और इजी वे में आप उसे अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। इसमें आपको बता दें जवाहर नवोदय विद्यालय, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक, लैंग्वेज, तीनों भाषाएं हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लियर, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। यदि आप मॉक लेना चाहें तो आप मॉक भी हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, यहाँ से आप कांटेक्ट करें। और आपको एक खास बात बता दें, हमारे बैच की खास बात ये है कि बाइलिंगुअल बैच है। कैसा है जी आपका बाइलिंगुअल बैच, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या चाहे आप इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही मीडियम क्या कर सकते हैं, इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताएं, सबसे पहले जब आप कोई भी युद्ध करते हैं तो सबसे पहले आपको किसकी जरूरत है, सिलेबस की, तो हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें, हम जो हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे हैं ना आपको, बिल्कुल 0 टू हीरो पढ़ा रहे भैया, और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। हर एक क्लास, 4th क्लास से बच्चा चाहे वो कंपटीशन की भी तैयारी क्यों ना करे, उसके लिए भी हेल्पफुल होगी ये पूरी क्लास। मंडे टू फ्राइडे आपको हमसे जुड़ना है और रेगुलर क्लास आपको देखना है। इसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे साहित्य क्या है, क्या होता है भैया साहित्य। कई बार आपने सुना होगा साहित्य क्या है, तो अब हम आपको बताते हैं साहित्य क्या होता है। प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अपार भंडार है, यह पीढ़ियों से संचित होता आ रहा, मतलब चला आ रहा है, यह ज्ञान ही साहित्य है। मतलब प्रत्येक, मतलब जो ज्ञान हमारा कई सालों से, कई पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, उसे हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। साहित्य का एक संचित कोर्स होता है, कोर्स होता है, कोर्स मतलब विषय होता है। आपको बता दें, युगों से एकत्रित ज्ञान का भंडार माना जाता है, बहुत कई युगों से बहुत एकत्रित ज्ञान का भंडार माना जाता है। तो अब आपको बता दें, साहित्य के 2 प्रकार होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका गद्य और दूसरा क्या होता है, पद्य होता है। अब सबसे पहले हम समझेंगे गद्य क्या है और पद्य क्या है, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन समझेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे गद्य क्या है। गद्य साहित्य में साहित्यकार सामान्य रूप से क्या करते हैं, गद्य साहित्य में साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते थे। मतलब इसमें ये कहा गया, आपको थोड़ा इसकी डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करवाते हैं। इस गद्य क्या होता है, जो आपके कवि होते थे, जो गद्य साहित्यकार होते थे, वो अपने क्या करते थे, अपनी बोलचाल की भाषा में अपने विचारों को व्यक्त कर देते थे, उसे हम क्या कहते थे, गद्य कहते थे। अब आपको बताते इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती थी। कहानी, कथा, निबंध, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि आते थे। अपन ऐसी, जब अपन दादी से कहानी सुनते थे,
एक बंदर थे, एक बेटे के, एक पिता के 3 पुत्र। तो जो अपनी लोकल भाषा में अपने विचारों के अनुसार बना देते थे ना, इसी को हम गद्य कहते थे। अब कुछ हमारे साहित्यकार हैं, उनको समझते हैं कौन कौन से। सबसे पहले उनकी मुंशी प्रेमचंद, उनने अपनी रचना कौन सी लिखी थी? गोदान। इसके बाद है महादेवी वर्मा, इनकी रचना क्या है? गिल्लू। इसके बाद आपको बता दें जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना क्या है? ध्रुव स्वामी, जिनकी क्या रचना है। इसके बाद आपको बता दें, अब बताते हैं पद्य क्या होता है। पद्य क्या है? पद्य साहित्य में साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो साहित्यकार होते हैं वो अपने विचारों को कैसे तुकबंदी अथवा लय के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पद साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पद साहित्य कहते हैं। आपने क्या समझा? पद साहित्य क्या होता है? जब अपने विचारों को तुक या लय के द्वारा व्यक्त कर दें, उसे क्या कहते हैं? हम पद साहित्य कहते हैं। क्लियर? अब आपको बता दें पद साहित्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या किन किन टॉपिक को रखा गया। सबसे पहले छंद, पद, सवैया, सरोठा, कवि, रोहा आदि आते हैं। क्लियर? इसके आप बता दें साहित्यकार कौन कौन से होते हैं और रचना कौन कौन थी। सबसे पहला साहित्यकार बिहारी, की रचना क्या होती है? सतसई। क्लियर? इसके बाद आपके तुलसीदास, इसकी रचना क्या होती है? रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। इसके बाद कबीरदास की रचना क्या है? बीजक। कबीरदास की रचना क्या है? बीजक। क्लियर? आशा करते हैं कि आपने पद और गद्य दोनों में आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि पद्य क्या होता है और गद्य क्या होते हैं। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, भाषा और व्याकरण क्या है। एक एक लाइन को हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। भाषा क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में एक विचार आएगा, भाषा क्या है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत लोकल लैंग्वेज में हम आपको समझाते हैं। भाषा भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। तो भाषा क्या है? अपने भावों, अपने भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक साधन है। मतलब आपको यदि कोई दर्द है या आपकी कोई बीमारी है, तो अपने अपने दर्दों को आप शेयर करने का एक अच्छा साधन है। भाषा की व्यवस्था हमारे भावों को आकार देती है। हमारी जो भाषा की जो व्यवस्था है, ये क्या करती है? हमारी भावनाओं को आकार देती है। यदि भाषा की व्यवस्था बिगड़ जाए, यह क्या, यदि भाषा की व्यवस्था बिगड़ जाए तो अपने अर्थ और भाव भी खो देती है। यदि अपनी मतलब ये कहा गया इसमें, यदि भाषा की व्यवस्था बिगड़ जाए तो ये अपना अर्थ खो देती है, अपने विचार भी खो देती है। भाषा की व्यवस्था के अनुसार यदि हम अपने मन में एक शब्द आ जाता है, यदि आपने देखा, यदि आपने कोई शब्द देखा, तो यदि आपकी भाषा की व्यवस्था सही है तो आपके मन में एक पिक्चर बन जाए। आपने कहा गाय, गाय, यदि अब आप गाय पे आप गाय की समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, तो भाषा इस व्यवस्था की शब्द में हमारे सामने स्वतः ही आ जाते हैं और गाय की छवि बन जाती है। आपने क्या घोड़ा देखा, आपके दिमाग में तुरंत आपकी छवि बन गई, आपके दिमाग में पिक्चर बन गई। आपने तुरंत कैसे बनी जी? भाषा के माध्यम से। यदि आप भाषा की व्यवस्था को बिगड़ जाए, गाय को क्या लिख दे? गया यागा लिख दें, तो हमारे मस्तिष्क में छवि नहीं बनती है। अरे यागा क्या होगा यार? यागा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपकी कोई पिक्चर नहीं बनेगी। अतः अब आपको बता दें, भाषा की व्यवस्था बहुत जरूरी है। यदि आप भाषा की व्यवस्था आपके दिमाग में है तो आप क्या कर पाएंगे? इजिली क्या कर पाएंगे? आसानी से आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे ही अव्यवस्थित का उदाहरण हमारे शब्द में खो देता है। आपने जैसे आपके दिमाग में अव्यवस्थित वर्ण दिया, तो उसमें वो क्या किया? उसकी आपके शब्द को खो दिया, खो गया आपके दिमाग। वैसे ही वाक्य में के साथ भी होता है। जैसे जब आप वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उसी प्रकार यदि आपकी व्यवस्था सही नहीं है तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा, अव्यवस्थित वाक्य कहलाएगा। तो अब आपको बता दें, तो आपने भाषा की इंपोर्टेंट समझी कि भाषा क्या होती है? आपके विचारों या भावनाओं को अभिव्यक्त करने का साधन है। और भाषा आपकी क्या एक व्यवस्था है? क्या एक व्यवस्था है जो आपके विचारों को व्यक्त कर देती है। अब यदि ये व्यवस्था बिगड़ जाए तो आपके जो दिमाग में जो छवि बनती है वो छवि नहीं बनेगी। इसी प्रकार यदि इसका एग्जाम्पल के समझा जाए, यदि वाक्य में यदि हमने सही सेंटेंस को लिखना चाहते हैं तो हमें वाक्य के शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखना पड़ेगा, तभी वो वाक्य बनेगा। अब इन सभी के लिए जिम्मेदार कौन है?
इन सभी के लिए वाक्य की व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्याकरण जिम्मेदार है। क्या है? व्याकरण जिम्मेदार है, क्योंकि इसी के माध्यम से भाषा की व्यवस्था की एक रूपता बनती है। मतलब इसी व्याकरण के द्वारा हम क्या समझते हैं, भाषा की एक रूपरेखा बन जाती है, और व्याकरण द्वारा ही हम क्या करते हैं, भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना और समझने के तरीके को सिखाया जाता है। मतलब व्याकरण के द्वारा ही हम क्या सीखते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना और समझने के तरीके को सीखते हैं। इसीलिए भाषा की व्यवस्था समझने के लिए व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आपको क्या समझना है, भाषा की व्यवस्था समझना है, भाषा की क्या समझना, व्यवस्था समझना है, तो उसे पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आपने क्या सीखा, अब एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। यदि आपके घर में मुखिया है, यदि आपके घर में मुखिया मीन्स होता है एक लीडर, यदि आपके घर में एक अच्छा लीडर है, यदि वो सही डायरेक्शन में काम करता है, तो आपके जो पीछे के लीडर होंगे वो पूरे सही डायरेक्शन में काम करेंगे। यदि मुखिया ही सही काम नहीं करेगा, वही आलस करेगा, वही अव्यवस्थित काम करेगा, तो पूरे जो व्यक्ति घर के हैं वो भी अव्यवस्थित काम करेंगे। तो इसी के द्वारा एक छोटी सी एग्जांपल से आपको ये समझाया गया कि इन सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता मुखिया का सही तरीके से काम करना। तभी आप क्या कर पाएंगे, आपके जो पीछे के जो लोग बाग है वो भी सही काम करेंगे। इसी प्रकार जब भाषा को आप सही करना चाहते हैं, तो भाषा की व्यवस्था को सही करना चाहते हैं, तो आपको व्याकरण को पढ़ना जरूरी होगा। तभी आप क्या कर पाएंगे, भाषा की सही व्यवस्थीकरण कर पाएंगे। आशा करते हैं कि भाषा और व्याकरण में आपने अंतर समझा होगा। अब आपको बता दें कि जो व्याकरण क्या है, सबसे पहले तो आपको व्याकरण ही पता होना चाहिए। भाषा की शुद्ध रूप संबंधी नियमों को ज्ञान कराने वाली शास्त्र व्याकरण कहलाती है। तो आपको बता दें व्याकरण क्या है। व्याकरण आपने क्या सीखा, व्याकरण शुद्ध रूपी संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो आप बता दें व्याकरण क्या है। भाषा के शुद्ध रूपी नियमों का, भाषा की शुद्ध रूपी नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जब आपको किसी भी नियम का सही ज्ञान करा दिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हम व्याकरण कहते हैं। अब याद रखना, व्याकरण में भाषा को लिखित और मौखिक दोनों रूप में अध्ययन किया जाता है। अब आपको बता दें, छोटा सा इसमें समझाते हैं। आपको जो लिखा है, इसको क्या लिखा है, इसमें ये कहा गया है, जब जो आपकी भाषा है जो व्याकरण में है, व्याकरण में भाषा लिखित रूप और मौखिक रूप दोनों रूप में अध्ययन किया जाता है। मतलब कहा गया है, जो भाषा का हम अध्ययन करते हैं मौखिक रूप में भी करते हैं और लिखित रूप में भी करते हैं, ये कहा गया। इसके बाद आपको बता दें, व्याकरण दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई वाक्य है। व्याकरण व्यवहारिक दृष्टि से क्या कहा जाए, व्यवहारिक दृष्टि से कहा जाए तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। क्या होती है, वाक्य होती है। अब बताते वाक्य कैसे बनते हैं। अब आप बताओ, जो वाक्य हमारे कैसे बनते हैं स्टूडेंट, वाक्य बनते हैं हमारे शब्दों से मिलकर बनते हैं। कैसे बनते हैं, शब्दों से मिलकर। इसी प्रकार भैया परिवार कैसे बनता है, परिवार बनता है हमारे परिवार के सदस्यों से मिलकर। तो इसके बाद आपको बता दें, शब्द कैसे बनता है, वर्णों से बनता है। शब्द कैसे बनता है, वर्णों की व्यवस्था से शब्द बनता है, वर्णों की व्यवस्था से शब्द बनता है। और व्याकरण क्या कहलाता है, अब आपको समझाएंगे। व्याकरण वर्ण, शब्द और वाक्य के विषय का विस्तृत ज्ञान का ग्रंथ क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। मतलब आप वर्ण का, शब्द का और वाक्य का आप जब विस्तृत मतलब एक्सपेंड विस्तार रूप से जब आप ज्ञान पता कर लेते हैं, ज्ञान के ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब आपको बता दें, व्याकरण के आधार पर मतलब व्याकरण के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और आपका क्या होता है, वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, वाक्य विचार है क्या। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, अब इसकी डिटेल तो खैर हमें कल पढ़ना है, बेसिक आइडिया हमको दे दें। इसके अंतर्गत वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर हम विचार किया जाता है। मतलब जो वर्ण विचार होगा, इसके अंतर्गत हम वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर क्या करते हैं, हम वर्ण विचार करते हैं। इसके बाद आपको बता दें शब्द विचार क्या है। इसके अंतर्गत हम
शब्दों को विभिन्न रूप, शब्द सरल शब्दों के रूप पढ़ेंगे, भेद पढ़ेंगे, उत्पत्ति पढ़ेंगे और उनका प्रयोग के विषय में अध्ययन करते हैं। इसे शब्द विषय विचार कहते हैं। इसके बाद होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, वाक्य की रचना, प्रकार, प्रयोग, ब्रह्म चिन्ह आदि का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आशा करते हैं कि आपने हमारी सभी चीजों को आसानी से समझ रहे होंगे। अब आपको बता दें व्याकरण क्या है। व्याकरण वर्ण, शब्द और वाक्य विषय के विस्तृत ज्ञान के ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। आशा करते हैं कि आपने सभी चीजें समझ पाए। तो व्याकरण एक प्रकार से क्या होता है, वर्ण, शब्द और वाक्य का आप बिल्कुल डेप्थ नॉलेज ले लें, उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्लियर। तो आशा करते हैं कि आपने सब चीजें बिल्कुल इजीली वे में आपने समझी होगी। यदि आपको हमारी बात, हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। यदि आपने सेकंड क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले सेकंड क्लास देखें, उसके बाद थर्ड क्लास पर मूव हो। सब कुछ मिलेगा, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मिलेगा। जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए जवाहर नवोदय विद्यालय में, क्योंकि इसका बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको कंटेंट मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम आपको तरह तरह की क्लास और अच्छे डेप्थ नॉलेज तक हम आपको क्लास अवेलेबल करा देते हैं। धन्यवाद।